ओके, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का ये जो हमारा वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जो हमारा चैप्टर नंबर क्लास 11th, ठीक है, क्लास 11th जो हमारा इकोनॉमिक्स विषय है, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स मतलब कि जो हम लोग का अर्थशास्त्र नाम का विषय है, उसमें हम लोग का जो चैप्टर है, बुक है, जो है हम लोग का डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये जो हम लोग का किताब है, इस बुक पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। पहले हम आप लोगों को जो हम लोग का बुक है, आपको आवाज जा रहा होगा क्लियरली, मतलब क्लियर तरीके से आप लोग सुन पा रहे होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इस चैप्टर का ही बातचीत करने वाले हैं, विकास नीतियां और अनुभव, जो हमारा यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 विकास नीतियां और अनुभव, उसके अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। वैसे हम इसका और भी वीडियोस को बना चुके हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है, या फिर इसके अगला वाला जो वीडियो होगा वो लास्ट होगा। तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत ही अच्छा सा हमारा ये टॉपिक हो जाता है, ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत इस विषय को पढ़ रहे होते हैं। अब ये जो हमारा टॉपिक होता है ना, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके अंदर हम लोग को कई सारे टॉपिक पे बातचीत करना होता है, ठीक है। मतलब कि हम लोग को इसके अंदर देखना होता है कि स्वतंत्रता के समय, मतलब कि स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति में, मतलब कि जब औपनिवेशिक शासन का समय चल रहा था, तो उस समय कृषि क्षेत्र कैसा था, उस समय औद्योगिक क्षेत्र किस तरीके का था, उस समय हमारा विदेशी व्यापार किस तरीके का होता था, उस समय हमारा जो जनसांख्यिकी स्थिति है, मतलब यहाँ पर हम टॉपिक यहीं से देख के आपको बता रहे हैं, जो उस समय का जनसांख्यिकी स्थिति है, मतलब उस समय का जो हम लोग का शिशु मृत्यु दर किस तरीके का था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किस तरीके का था, औसत आयु उस समय का किस तरीके का था, इन सब पे हमें बातचीत करना होता है। उस समय का जो व्यावसायिक संरचना था, मतलब जो बिजनेस था, वो हम लोग को किस तरीके का देखने के लिए मिलता है, ठीक है। औद्योगिक संरचना भी हम लोग कह सकते हैं व्यावसायिक संरचना को। इन सब के अलावा जो आधारिक संरचना था ब्रिटिश शासन के समय का, वो किस तरीके का था। अगर हम थोड़ा सा आधारिक संरचना की बातचीत करें ना, तो ब्रिटिश शासन के समय जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो आधारिक संरचना था, उसकी अगर हम बातचीत करें, तो आधारिक संरचना में जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने, आपको पता है कि वो इतना अच्छा रेलवे बनाए थे, ठीक है, जो रेल, जो बंदरगाह होता है, जो हम लोग का जो जितने पोस्टल सेवाएं होती है, इसके अलावा जल परिवहन जैसी कई सारे वो सर्विस को लेकर के आए। और ऐसी स्थिति में अगर हम आप लोगों के साथ बातचीत करें, तो उन्होंने मतलब किया है, ठीक है, बहुत कुछ किया है, लेकिन इतनी अच्छे तरीके से नहीं किया। और उन्होंने जो भी चीज़ किया है ना, वो अपने मतलब से किया है, ठीक है। अंग्रेजों ने जैसे कि वो जो रेलवे बनाए, वो क्यों बनाए, क्योंकि उनका काम आसान हो सके, ठीक है। वो जो रास्ता बनाए, वो क्यों बनाए, क्योंकि उनका जो कार्य है वो आसान हो सके, ठीक है। तो ये हम आप लोगों को लिखवाएंगे, ठीक है, और एक एक करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। अच्छे तरीके से आपको लिखना है, नोट्स बनाना है, और इस विषय के अंतर्गत इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको 16 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, लास्ट में। ये जो 16 क्वेश्चन है, इसमें से आपसे हर एक क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बट आपको जितना हो सके 16 क्वेश्चन में से, मतलब 30-40 वर्ड में, या फिर हम कहें कि जितना हो सके उतने वर्ड में हम लोग उसका आंसर लिखेंगे। जो भी नोट्स में अभी तक लिखवाया गया है, उन नोट्स की सहायता से हम लोग इसका जो आंसर है वो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। इस 16 का 16 क्वेश्चन को बताना मतलब कि अपने आप में एक चैलेंजिंग चीज हो जाता है। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, उस क्वेश्चन पे हम बातचीत करेंगे, और वही जो क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन हम क्या कहते हैं, वो वाला जो क्वेश्चन होगा वो चर्चा करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। तो आपको अच्छे तरीके से आज के लेक्चर को फॉलो करना है, और अच्छे से नोट्स बनाना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1, इकोनॉमिक्स, जो हम लोग का विषय है, उसके अंतर्गत हम लोग आगे की चीज़ों को शुरू करते हैं। तो आज तो ना हम जो हम लोग का जनांकीय स्थिति है, अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करवाते हैं पहले आपको, ठीक है। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के अंदर कई सारे टॉपिक पर बातचीत कर चुके हैं, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक लिखने से पहले एक बार रिकॉल करवाना चाहते हैं
हम कौन-कौन सी चीज़ों को आपके सामने बताने का प्रयास किए, कौन-कौन सी चीज़ों को हम आप लोगों के साथ मतलब साझा किए। तो इसके अंदर अगर हम आपको थोड़ा-सा रिकॉल करवाएँ, मेरे पास नोट्स है, ठीक है? अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं, तो हम एक एक अच्छा-सा आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग जो भी चीज़ लिखेंगे, उसको एक मोटा जैसा कॉपी बनाइएगा, ठीक है? तब आप लोगों का वो भी कॉपी पूरा का पूरा भर जाएगा। जैसे कि ये मेरा जो कॉपी है, ये शायद से ये ₹110 का कॉपी है, ये ₹100 वाला कॉपी है, ठीक है? और ये कॉपी पूरा का पूरा भर चुका है, ठीक है? तब भी इसके बाद भी हम नोट्स बना रहे हैं। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा लेवल का हमारा नोट्स बन रहा है, ठीक है? और ये जो नोट्स है ना, ये वास्तव में हमारा उत्तर लेखन में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है और बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो ऐसी स्थिति में हम आप लोगों को थोड़ा-सा पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग थोड़ा रिवीज़न करें और हम लोग क्या-क्या चीज़ पर बातचीत किए थे, उस पर थोड़ा-सा बातचीत करें, ठीक है? तो रिवीजन की अगर हम बातचीत करें तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें बातचीत करना है कि अ, हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र का स्थिति था ब्रिटिशर्स के समय में, औपनिवेशिक शासन के समय की अगर हम लोग बातचीत करें, औपनिवेशिक जो शासन है, उस औपनिवेशिक शासन मतलब कॉलोनियल रूल के समय हमारा जो स्थिति था अलग-अलग सेक्टर में, उसकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम इसके बारे में बताएँ, तो उस समय कृषि क्षेत्र किस तरीके का था, उसको अगर हम आपको बताने का प्रयास करें, तो उस समय औपनिवेशिक शासन का प्रभाव हमें समझ में आ गया था। लेकिन उस समय जो कृषि क्षेत्र था, उसकी जो स्थिति थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। किसानों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। इसमें हम एक-एक करके टॉपिक को लिए थे, ठीक है? जिसमें हम बताए थे जो कृषि क्षेत्र था, ठीक है? कृषि क्षेत्र, उसका जो स्थिति था, एक प्रकार से हम लिख देते दयनीय। ठीक है, यहाँ बस हम एक रिवीजन करवाने के लिए कुछ एक शब्दों में आपको आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र था, औद्योगिक क्षेत्र मतलब कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उसके बारे में अगर हम बातचीत करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हम लोग का था, वो भी इतना अच्छा हमें देखने के लिए नहीं मिलता। ज़्यादा हम लोग को कुटीर उद्योग जो हमारे छोटे-छोटे हस्तकरघा और हस्तकला हम लोग को ज़्यादा देखने के लिए मिला। जो हस्तकरघा और हस्तशिल्प उद्योग जिसमें मूर्ति बनाना और जो चरखे से हम लोग कपड़ा को बनाते हैं, वो हम लोग को ज़्यादा देखने के लिए मिला है। भारत में जो भारी उद्योग था, ठीक है? वो हम लोग को बहुत कम देखने के लिए मिला है। ये थोड़ा-सा हम लोग को पता होना चाहिए। मतलब भारी उद्योग कम, यहाँ पे हम कम लिखेंगे, ठीक है? भारी उद्योग जो था, उद्योग मतलब हम लोग को ज़्यादा बड़े स्तर पे देखने के लिए नहीं मिला है औपनिवेशिक शासन के समय में, ठीक है? और भारत कच्चे मालों का जो था, वो निर्यातक बन चुका था और जो वहाँ से हम लोग के जितने भी अच्छे-अच्छे सामान बन के आते थे, उसका आयातक बन चुका था। तो यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा होता था, ठीक है? और वहाँ से जो अन्य जितनी भी कंट्रीज़ है, मतलब जो ब्रिटिशर्स के समय जो ब्रिटिश है, वहाँ से हमारा क्या कहते हैं, बन के सामान हमारे देश में आ रहा होता था। एक प्रकार से हमारा जो देश था, वो बाज़ार बन चुका था, ठीक है? तो ये हम लोग दूसरे टॉपिक पर बातचीत किए थे। इन सब के अलावा जो तीसरा टॉपिक हम लोग देख रहे थे, वो था कि ब्रिटिश शासन के समय जो हमारा विदेशी व्यापार था, जो हमारा फॉरेन ट्रेड था, वो किस तरीके का था। तो हम लोग का जो विदेशी व्यापार की अगर हम बातचीत करते हैं ना, तो हम लोग का जो निर्यात था, उस समय बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा होता था और आयात बहुत ज़्यादा था। मतलब हम लोग के यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निर्यात हो रही है, बट हम लोग के यहाँ से जो एक्सपोर्ट की बातचीत करते हैं, मतलब हमारे यहाँ आ बहुत सारा चीज़ रहा है और जा बहुत कम रहा है, ठीक है? हमारे यहाँ से, ठीक है? क्योंकि हमारा जो देश था, भारत देश जो था, औपनिवेशिक शासन के समय वो क्या कहते हैं, वो पूरा का पूरा क्या कहते हैं, वो पूरा का पूरा बाज़ार बन चुका था, ठीक है? तो ये हम थोड़ा-सा आपके साथ बातचीत किए थे और आज हम विदेशी व्यापार पे ही बातचीत करने के लिए आए हैं, ठीक है? तो कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और इन सब के अलावा जो हम लोग का विदेशी व्यापार होता है, औपनिवेशिक शासन के समय हम लोग का विदेशी व्यापार किस तरीके का देखने के लिए मिलता है, इसको सबसे पहले हम लिखवाते हैं, ठीक है? और उसके बाद आगे की चीज़ों को हम आपको अच्छे से बताने का प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है? और आपको अच्छे तरीके से हर एक चीज़ों को लिखना है, ठीक है? और थोड़ा-मोड़ा जो किताब है, मतलब थोड़ा-मोड़ा जो किताब है उसका भी सहायता हम लेंगे, जिससे कि हम आपका एक अच्छा नोट्स बनवा सकें और अच्छे तरीके से हम आपको बता सकें, ठीक है? तो विदेशी व्यापार प्राचीन समय में अ, जब ब्रिटिशर्स के समय में जो विदेशी व्यापार हम लोग को देखने के लिए मिलता है, वो
वो जो हम लोग देख रहे होते हैं, निर्यात बहुत कम हम लोग को देखने के लिए मिलता है और आयात बहुत ही अधिक देखने के लिए मिलता है। मुझे कोई पसीना नहीं आ रहा, ठीक है, मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि पसीने से पूरा भर चुके हैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं। तो हम लोग का जो विदेशी व्यापार की हम लोग बातचीत करते हैं, विदेशी व्यापार, ठीक है, औपनिवेशिक शासन के समय जो हम लोग का फॉरेन ट्रेड था, ठीक है, फॉरेन फॉरेन ट्रेड, जब हम लोग फॉरेन ट्रेड की बातचीत करते हैं, विदेशी व्यापार की बातचीत करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ई होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो विदेशी व्यापार में अगर हम लोग कुछ चीज़ों पर बातचीत करें तो निर्यात की सबसे पहले बातचीत करते हैं कि भारत देश का जो निर्यात था वो कैसा था, और भारत देश का जो आयात था वो किस तरीके का था, ठीक है। शायद से हम इस चीज़ को इससे पिछले वाले जो हमारा सेशन था उसमें भी आपको बताने का प्रयास किए थे। जो हमारा निर्यात था वो बहुत कम था और आयात बहुत ज़्यादा था। मतलब भारत के अंदर जो हम लोग को सामान आता हुआ देखने के लिए मिल रहा था, मतलब भारत से जो सामान जा रहा था वो कम था, और भारत के अंदर जो सामान आ रहा था वो कुछ ज़्यादा ही हम लोग को देखने के लिए मिलता था, ठीक है। ये हम लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए, और इसका कारण होता है क्योंकि भारत जो था वो बहुत ही ज़्यादा बाजार की स्थिति में आ गया था। इससे हमारे घरेलू उद्योग को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा था, क्योंकि जो आयात था वो बहुत ही अधिक था, आयात बहुत ज़्यादा था। तो ऐसी स्थिति में जब आयात बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ से जो कच्चा माल, जो हम लोग का रॉ मटेरियल है वो इस देश से बाहर जा रहा था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम आप लोगों से बातचीत करें, तो ऐसी स्थिति में जो हम लोग का उद्योग था, जो हम लोगों का जो घरेलू उद्योग था, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, ठीक है। घरेलू उद्योग को नुकसान घरेलू उद्योग को नुकसान, ठीक है। ये थोड़ा सा पॉइंट होता है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पॉइंट हम आपको लिखवाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका एक अच्छा अच्छा छोटा छोटा सिनॉप्सिस के जैसा हम नोट्स बनवाने के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हमारा विदेशी व्यापार जो था वो हम लोग को घाटे में देखने के लिए मिलता है। ये छोटा सा जानकारी था जिसको अगर हम लोग लिख रहे होंगे तो हमारा एक अच्छा नोट्स बनता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला टॉपिक आज का कंप्लीट होता है, विदेशी व्यापार, ठीक है। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए, और आज के समय में भी जो हमारा विदेशी व्यापार है, जो हमारा फॉरेन ट्रेड है, वो घाटे में ही है, ठीक है, वो भी इम्बैलेंस है। ये हम लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसका अगला टॉपिक जो हमारा होता है डेमोग्राफिक के बारे में, मतलब जो हम लोग का जनांकीय परिस्थिति, ये हमारा एक टॉपिक होता है, ठीक है। इस पर तो हम बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। जनांकीय जनसांख्यिकीय स्थिति, डेमोग्राफिक स्टेटस, ठीक है। जो भारत देश था ब्रिटिशर्स के समय में, भारत देश की जो स्थिति है, मतलब भारत देश का जो, जैसे कि आज के समय में अगर हम आपके से बातचीत करें, एक इंसान है, ठीक है, एक जो इंसान होता है, इंसान मतलब कि मतलब यहाँ इसको हम इस साइड बना रहे हैं, ठीक है, जिससे कि इस साइड वाला एरिया शायद से मुझे लग रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसको इस साइड बनाएंगे। आज के समय की जो इंसान होता है ना, उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है वो मतलब अच्छा खासा हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। मतलब आज के समय में 72 साल एक इंसान जी लेता है औसतन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 72 ईयर, आज के समय में 72 साल आज के समय में एक व्यक्ति जी सकता है। और बस इतना नहीं, अगर हम लोग का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो तो हम लोग बहुत ही अच्छी स्थिति में भी जा सकते हैं, और मतलब हम लोग अच्छा जी सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये गूगल का एक आंकड़ा है जो हम आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम अपना पढ़ रहे थे इस विषय पर, जब बातचीत किए थे, तो अपने जो टीचर से सीखे थे वो आंकड़ा आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो जब हम लोग डेमोग्राफिक स्टेटस की बातचीत करते हैं, तो उस समय मतलब ब्रिटिशर्स के समय में जो हमारा औसत आयु देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये तो आज का स्थिति है, ठीक है, ये आज के समय का है। लेकिन ब्रिटिश समय का अगर हम लोग बातचीत करें, जो ब्रिटिशर्स वाला जो समय था, उस समय हमारा जो एवरेज एज होता था एक व्यक्ति का, वो 31 साल हम लोग को देखने के लिए मिलता है। 31 वर्ष एक व्यक्ति जी रहा होता था, ठीक है। ये हम लोग को पता होना चाहिए, और अगर हमें अच्छे से पता होगा तो हमारा एक अच्छा
क्या कहते हैं, नोट्स बन रहा होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डेमोग्राफिक स्टेटस। डेमोग्राफिक स्टेटस, तो अगर स्टेटस की बातचीत करें तो डेमोग्राफिक स्टेटस जो था, हमारा जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम था, जन्म बहुत कम बच्चे ले रहे होते थे ब्रिटिशर्स के समय में। ठीक है, तो हमारा जो इसमें कुछ पॉइंटों को आपको बोल रहे हैं, ठीक है, आप लोग एक एक करके उसको लिखिएगा। पहला होगा कि हमारा जनसंख्या वृद्धि दर कम था, जन्म बहुत कम बच्चे लेते थे। हमारा जनसंख्या वृद्धि दर कम था, जन्म बहुत कम बच्चे लेते थे। ठीक है, ब्रिटिश भारत के समय की बातचीत हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं औपनिवेशिक औपनिवेशिक शासन के समय। ठीक है, ये ब्रिटिश भारत भी कह सकते हैं, औपनिवेशिक व्यवस्था भी कह सकते हैं, औपनिवेशिक शासन भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम औपनिवेशिक शासन, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्रिटिश ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन। ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के समय, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, ब्रिटिश। ठीक है, तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के समय की बातचीत हम लोग कर रहे हैं, औपनिवेशिक शासन। ठीक है, तो इस समय की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मतलब कि जो अंग्रेज का जो 200 वर्षों तक राज चला है हमारे भारत के अंदर, उस समय का जो जो हमारा डेमोग्राफिक स्टेटस था, वो किस तरीके का था, उसकी हम बातचीत कर रहे हैं। जो जनसांख्यिकी जो हमारी स्थिति थी, आप लोग टॉपिक में भी देख सकते हैं, आपकी किताब में ये टॉपिक लिखा हुआ है। ठीक है, 1.6 एनसीईआरटी में 1.6 नाम से ये हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा हमारा जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम था। उस समय जो औसत आयु था, जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा, वो होगा हमारा उस समय औसत आयु। चौक गिर गया, कोई बात नहीं। तो उस समय जो हमारा औसत आयु हम लोग को देखने के लिए मिलता है, वो हमारा 31 वर्ष हम लोग को देखने के लिए मिलता है। और इसको अगर वर्तमान से तुलना करें तो वर्तमान में हमारा 72 साल। ठीक है, तो 72 वर्ष हम लोग का आयु हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, एवरेज एज जो हम लोग का औसत आयु है, उसकी बातचीत हम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक और पॉइंट हम लोग को लिखना है इन सब के अलावा। जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा कि उस समय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था। ठीक है, जो बच्चे मर रहे थे उस समय, यहाँ पर हम IMR लिख रहे हैं, IMR कम। ठीक है, जो 4 पॉइंट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब होता है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एक साल में जो मरने वाले बच्चों की संख्या होती है, उसको हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, और 1 वर्ष के अंदर, ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हम लोग को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सब जो रेट होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में हम जो चर्चा है वो 10th या 9th क्लास के, मतलब 9th क्लास के जो हम लोग का बुक है, उसमें इस पर बहुत ही विस्तृत रूप से, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हम चर्चा की है। ठीक है, एक होता है हमारा मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, मातृत्व मृत्यु दर, वो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मतलब ये भी हमारा ज़्यादा था, ये कम नहीं था, ये हम लोग का अधिक था, क्योंकि बच्चे ज़्यादा उस समय हम लोग को मरते हुए देखने के लिए मिल रहे थे। ठीक है, और जो हमारा मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट था, जो माएँ थी वो जन्म देने के समय भी कई सारी माएँ मर जाती थी, तो उस समय जो मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट था, वो भी हमारा अधिक देखने के लिए मिल जाता है। तो डेमोग्राफिक स्टेटस की जब हम लोग बातचीत करते हैं, वो कुछ इस तरीके का हमें देखने के लिए मिलता है। और इसमें हम लोग 4 पॉइंट भी लिख रहे हैं, तो हमारा बहुत ही अच्छा उत्तर तैयार हो रहा होगा। ठीक है, और ये हम बहुत ही शॉर्ट में लिख रहे हैं, अगर आपको इसको बढ़ाना हो तो आप लोग अपने लैंग्वेज में बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का जनसांख्यिकी की स्थिति। इन सब के अलावा हम थोड़ा सा और भी टॉपिक है हम लोग का, उस पर बातचीत करते हैं। ठीक है, अब हम बातचीत करेंगे औपनिवेशिक शासन के समय जो हमारा बिजनेस था वो किस तरीके का था। ठीक है, तो इस वाले वीडियो को हम यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग डेमोग्राफिक स्टेटस के बारे में समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम अगला वीडियो जो अभी ओपन करेंगे, उसमें हम इसके अगले पार्ट को समझाने का आपको प्रयास कर रहे होंगे, जिसमें हम बिजनेस स्ट्रक्चर
और इंफ्रास्ट्रक्चर की बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन इतने अच्छे तरीके से इन वीडियोस को सुनने के लिए और इस वीडियो से अपना नोट्स बनाने के लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।